टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 79 टॉपिक्स चल रहा है। स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे सारणी के यानी डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे जो सारणी की कुछ फॉर्मेट है वो हमको बतानी पड़ेगी। जैसे कि अगर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, एक्स एंड वाई का मान निकालना है तो सॉल्विंग करके आपस में ब्लॉपन करके भी हम मान निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन से, ठीक है। परंतु अगर इस तरह से नोटेशन लिया a1 b1 a2 b2 तो इक्वल टू 0, इसका सॉल्विंग फॉर्मेट लें यानी कि a1 b1 a2 b2, इसकी यहाँ मल्टीप्लाइंग a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि a1 a2 b1 b2 जो राशियाँ हैं ये ऊर्ध्वाधर ये लाइनों में जो लिखी गई हैं, ये जो लाइन है इसको विकर्ण कहेंगे, मुख्य विकर्ण कहेंगे। a1 b2 जहाँ पे है मुख्य विकर्ण में स्थित है, ठीक है। और दो पंक्तियाँ दो स्तंभ हैं, दो रो हैं और दो कॉलम हैं। दो पंक्तियाँ हैं दो स्तंभ हैं, तो इसका जो क्रम हो जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम से। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर होता है RYC, R मतलब होता है रो और C मीन्स होता है कॉलम। कॉलम ये खड़ी वाली लाइन को कॉलम कहते हैं और ये वाली जो लाइन होती है पड़ी हुई जो लाइन है इनको हम रो कहते हैं, ठीक है। क्रम की बात करें, इसका डिटर्मिनेशन का जो क्रम है या ऑर्डर है वो RYC होता है, रो बाई कॉलम। ऐसे ही आगे कुछ और नोटेशन देना चाह रहे हैं। जैसे 3/3 का है, यहाँ 3 समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस का c3z इक्वल टू 0। इनका अगर हम डिटर्मिनेशन फॉर्म में अगर लिखें, अगर जनरली अगर सॉल्विंग करेंगे विलोपन विधि से तो इस तरह से कुछ आता है, x के अपॉन में ये इंटू ये माइनस y के अपॉन में ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, फिर z के अपॉन में ये इंटू ये। इस तरह से कुछ कंडीशंस बनेंगी तब यहाँ पे सॉल्विंग होगा। बस तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, विलोपन रूप में ना लिखें, डिटर्मिनेंट में लिखिए। तो a1 b1 c1, a1 ये b1 ये c1, फिर ये a2 b2 और ये c2 एंड ये a3 ये b3 एंड ये c3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विकर्ण की। विकर्ण में ये एलिमेंट है a1 b2 c3, तो इसको कहेंगे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स, ठीक है। इस ये क्या आ जाएंगे, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव जिसको कह सकते हैं a1 b2 एंड c3, जो डायगोनल में पाए जा रहे हैं। अगर इसको सॉल्विंग करना हो तो सॉल्विंग का क्या रूल होगा, ऑर्डर तो इसका 3/3 हो जाएगा। कभी कभी अवयवों की संख्या निकालना थोड़ा कठिन होता है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आता है डिटर्मिनेट है 3/3 का है, तो इसमें कितने अवयव होंगे, यानी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। तृतीय कोटि के सारणिक में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं। ये 3 कोटि का है, 1 2 3 3 6 एलिमेंट हम गिन रहे हैं, कितने एलिमेंट है 3 3 6 3 9। परंतु अगर डायरेक्टली पूछता है तो ये 3/3 का है। कैसे, 3 तो रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम, 1 2 3, तो इसका जो क्रम हो गया वो 3/3 हो गया। यानी कि डिटर्मिनेशन का जो क्रम है वो है हमारा 3/3, इसका ऑर्डर या क्रम, ठीक है। तो क्या क्रम है इसका 3/3। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे या पदों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, अवयवों कितने होंगे, अवयवों की संख्या कितने अवयव होंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें 9, और पदों की संख्या
पदों की संख्या। अब यहाँ पे जो कंडीशंस है कितने पद होंगे, पदों की संख्या, ये होगा 3p3। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सोल्विंग करेंगे वो आएगा 6 इसमें पद होंगे। अवयव होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पद होंगे वो 6 माने जाते हैं पद। ठीक है, पद इस तरह से पद होंगे इसमें 6। ऐसे ही अगर 2/2 का अगर डिटर्मिनेशन है, ये मैट्रिक्स है A1 B1 एंड A2 B2, ऑर्डर इसका है 2/2, ऑर्डर 2/2, यानी कि 2 ही रो है एंड 2 ही इसमें कॉलम है। 2 रो हैं 2 कॉलम। अवयवों की संख्या, अवयव यानी कि एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है, छोटा सा पॉइंट से अगर देखने पे आए तो। और पदों की संख्या जो है वो होगी, पदों की संख्या 2p2 सोल्विंग करेंगे तो आता है 4। 2p2 को सोल्विंग करेंगे 4 नहीं 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस का 2 एंड फैक्टोरियल 2 बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 यानी कि 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 0 1 होगा। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 2, पदों की संख्या 2 ही आएगी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हैं, यहाँ पे एक और कंडीशंस बन जाती है। एंड यदि किसी सारणिक में, मैं इसको नया पॉइंट बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, एग्ज़ाम में आता रहा है, किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में n पंक्ति हैं, n पंक्ति एवं n स्तंभ हैं, n पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, तो अवयवों की संख्या n स्क्वायर एंड पदों की संख्या होती npn, यानी कि हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये एक नोटेशन हमने बनाया 3/3 से एंड 2/2 से। तो उसका जो मेन फॉर्मेट है वो ये है, अगर कोई डिटर्मिनेशंस है जिसमें पंक्ति n है और n ही अवयव हैं, n ही स्तंभ हैं, n पंक्ति है n स्तंभ है, तो अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है एंड पदों की संख्या npn इक्वल टू फैक्टोरियल n होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 14। ठीक है, और एक्सपेंशंस इसकी बात पे आएंगे कि एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं नोटेशन दे देता हूँ। एक्सपेंशन से पहले A1 B1 C1 इस तरह से हैं, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। छोटा सा लॉजिक है, ये तो सब जानते ही होंगे। इसके जो चिन्ह हैं, पहला वाला प्लस है, ये माइनस, फिर प्लस, और ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। ठीक है, तो इस तरह से इनके चिन्ह रखे जाते हैं। इनको सह गुणनखंडस निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उप सारणिक यानी कि माइनस और सह गुणनखंडस इन कोफैक्टर्स निकालने में इन साइनों की आवश्यकता पड़ती है। उप सारणिक यानी छोटे छोटे जो सारणिक को रूप बनेंगे उसको उप सारणिक कहेंगे। जैसे कि इनका जब हम प्रसार करते हैं तो इसमें उप सारणिक बन जाते हैं। उप सारणिक के जो अंग्रेजी वाले हैं वो कहते हैं माइनर्स। ठीक है, एंड सहगुणनखंड को कहेंगे हम कोफैक्टर्स। ठीक है, अब बात आती है कि माइनर्स क्या होता है, सहगुणनखंड क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है सहगुणनखंड एंड माइनर्स। सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे हमने A1 के टर्म में A1 लेंगे, तो मैं एक और पेन उठा लूँ तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। हाँ ठीक है, A1 की जगह पे ये A1 वाला पॉइंट्स है, ये छुपा लिया हमने। जब हम सहगुणनखंडस लेते हैं तो इस वाले टर्म्स को हम लिख देते हैं A11 A12 A13। ठीक है, और A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 एंड A33, इस तरह से इनको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो A11 के रेस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करते हैं इसके टर्म में, अगर R1 के टर्म में एक्सपेंड किया जाए तो A1 इंटू A1
ये जो डिटरमिनेंट बनेगा ये वाली लाइन छुप जाएगी, A1 जहाँ में इसमें है, इस रो में है और इस कॉलम में, इसको छुपा दिया जाएगा। तो बचता है हमारा B2, B3, C3, C2 होगा यहाँ पे, C2 एंड C3। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पॉइंट आया इसको हम कहेंगे माइनर्स यानी उप सारणिक, यानी कि A1 का उप सारणिक होगा। A1 के टर्म में अगर इसको लिया गया तो इतना जो उप सारणिक का पार्ट आ गया है उसको हम उप सारणिक कहेंगे। ये कहा जाएगा A1 का उप सारणिक यानी कि माइनस ऑफ A1 का माइनस। बीच का जो साइंस है B1 के लिए लेंगे, निगेटिव लगा दिया जाएगा B1, और B1 के टर्म में अगर बात किया जाता है B1 इस रो में है और इस कॉलम में है, दोनों ही छुपा देंगे। बाकी जो टर्म्स अगर बचता है वो बचेगा A2 यहाँ बचेगा, यहाँ पे C2 बचेगा, यहाँ पे A3 बचेगा और यहाँ पे C3 बचेगा, इसको लिख लिया जाएगा। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी कि C1 के लिए, ये प्लस C1 होगा और इस टर्म को यूँ छुपाया जाएगा, ये बनेगा हमारा A2, B2 एंड A3, B3। ठीक है, तो ये A1 का माइनस यानी A1 का उप सारणिक होगा B2, B2 C2, B3 C3 एंड B1 का उप सारणिक ये होगा एंड C1 का उप सारणिक ये होगा। अब बात आती है सहगुणनखंड। सहगुणनखंड जैसे A11, A12, A11 इसको हम A11 कहेंगे इतने को, यानी कि A11 जो आएगा वो इसका मान निकल के आता है, इसको सोल्विंग करने के बाद आता है। जैसे कि B2 रहेगा B2 C3 माइनस B3 C2, इसकी जो वैल्यूज आ जाती है वो सहगुणनखंड यानी A11 है। A11 का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, A12 का निगेटिव होगा, इसका फिर पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव। कुछ साइन निकालने का रूल्स भी है, कैसे निकाले जाते हैं साइन। जैसे A11 का साइन लेना है तो -1 की पावर 1 + 1, 1 को ऐड ही कर देंगे, या -1 की पावर 2 तो प्लस का आएगा। A12 का अगर साइन लेना है तो -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3, निगेटिव साइन आ जाएगा। अगर वैसे याद ना रहे, पहले प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से लिख के रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर भूल जाते हैं, जैसे A21 का साइन पता नहीं लग रहा है तो -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर 3 = माइनस का आ जाएगा। और ऐसे ही अगर A22 का साइन हमको लेना है तो -1 की पावर 2 + 2 तो -1 की पावर 4 हो गया, तो प्लस का साइन आ गया। तो साइन निकाला जाता है इस तरह से, आसानी से हम साइन की ओर जा सकते हैं, यानी कि साइन इस तरह से निकल पाता है। जैसे A11 मैंने सहगुणनखंड ये वैल्यू निकाला और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सहगुणनखंड। तो मैं माइनस एंड सहगुणनखंड माइनस एंड कोफैक्टर्स को डिफाइन कर रहा था कि इस तरह से माइनस लिए जाते हैं, माइनस यानी कि उप सारणिक, और सहगुणनखंड उसकी टोटल वैल्यू जो आती है उसको हम सहगुणनखंड ही कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर अगला निकालना चाहें A12, तो A12 यहाँ पे निकलेगा, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ये जो वैल्यूज आया वो A12 ही आया। A13 निकालें तो ये आ जाएगा, A13 ये रखा हुआ है। ये 21 की बात करें तो ये छुपेगा, और ये 21 जिस जगह पे है ये इस रो में है और इस कॉलम में, ये छुपा लेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं B1 C1 एंड B3 C3 ये A21 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, A21 में आ जाएंगे। ऐसी A22 की बात करें, इस पोजीशन पे A22 वहाँ पे है तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है। जो बचता है जैसे A1 C1 बचेगा और नीचे A3 एंड C3 बचेगा, वो A22 की जगह रख दिया जाएगा। A23 यानी यहाँ पे है, A23 इस जगह पे इस रो में यानी इस कॉलम में, इसको छुपा दिया जाएगा, बचेगा A1 B1 A3 एंड B3। ऐसी A31 यानी इस पोजीशन पे है A31, इस रो में है और इस कॉलम में है, इनको छुपा देंगे, बचता है B1 C1 B2 C2। ऐसी A32 की बात करेंगे, ये टर्म्स रो एंड कॉलम दोनों छुपा लिया जाएगा, A1 C1 एंड A2 C2 एंड A33 यहाँ पे है, इस रो एंड इस कॉलम को छुपा लेंगे, ये बचेगा A1 B1 एंड A2 B2। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स यानी कि उप सारणिक निकाल सकते हैं, कोफैक्टर यानी कि सहगुणनखंड हम फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनर्स निकालने हैं तो माइनर्स में उप सारणिक, केवल उप सारणिक को ही रखे जाने हैं।
जब कोफैक्टर्स रखे जाते हैं तो उनका साइन भी आगे लगाया जाता है, यानी साइन का भी ध्यान उसमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो बस उसमें केवल वैल्यू रख दी जाती है, सारणी का रूप रखा जाता है। जब हम कोफैक्टर्स रखते हैं, जब हम सॉरी सहगुणनखंडस रखते हैं तो उसमें हम उसका साइन भी लगाकर रखते हैं।